चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.6। टॉपिक है ग्रोथ एंड डिके मॉडल। कल इसका एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 आपको बताया था, जिसके अंदर इंक्रीजेस हो रहा था, रेट इंक्रीज हो रहा था, ग्रोथ रेट दिया हुआ था। अब जो अगले दो क्वेश्चन है हमारे पास, वो दोनों बेसिकली जो थर्ड एग्जाम्पल है वो तो डिके रेट के ऊपर है, अगले वाला शायद इंक्रीजिंग रेट पर है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, सुनिए ध्यान से। कह रहा द डिके रेट ऑफ रेडियम एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू द मास एट दैट टाइम। जो डिके रेट है रेडियम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द मास एट दैट टाइम, जितना मास उस समय पर होगा उसके। तो कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल मास। भाई हमें इनिशियल मास नहीं पता कितना है स्टार्टिंग पे। तो जैसे आपने कल पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन करा था कि स्टार्टिंग पे आपने उसे P0 ले लिया था, तो ऐसे ही अब हम इनिशियल स्टेज पे मास को M0 लेकर चलेंगे और किसी टाइम पर मास को M लेकर चलेंगे। तो लिखते हैं आप अपने पास, लेट M0 बी द मास एट इनिशियल स्टेज, दैट इज एट t इज इक्वल टू कितना? 0। इनिशियल स्टेज का मतलब जिस समय टाइम कितना है, 0 मान के चल रहे, जब हम शुरुआत कर रहे कि उस समय पर मास M0 था, मान लीजिए हमारे पास। ठीक है जी, हमने मान लिया लेट M बी द मास एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर M मास है। तो उसने ये कहा हमारे से कि जो मास का डीके रेट है, जो यानी कि मास लगातार जिस रेट पर कम हो रहा है, वो आपको मास दिया गया है कितना? वो मास आपको दिया गया है कि भाई वो डिके रेट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास का डिके रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये दे रखा है हमें। ठीक है जी। अब आपको पता है क्लास 9th में 10th में पढ़ाया जाता था कि जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, के या सी या कुछ भी कांस्टेंट आप लोग इंट्रोड्यूस किया करते थे। तो अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि dm बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एम। ये माइनस क्यों लगा यहाँ पर? नहीं, क्योंकि डीके रेट दे रखा है, घटने का रेट है। इसका मतलब जो हमारा dm बाई डी टी है वो हर हालत में नेगेटिव होगा। डीके रेट ऑलवेज नेगेटिव होता है। कल भी जब इस टॉपिक की शुरुआत करी थी, जहां इंक्रीजिंग रेट ग्रोथ रेट आता है आपके पास वहां पॉजिटिव, और जहां डीके रेट आएगा वहां पर आप माइनस लगा कर चलेंगे। तो यहाँ पर उसने कहा था कि हमारे मास का जो डीके रेट है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अब जैसे ही हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमारे पास इसकी जगह पर एक कांस्टेंट के आ गया। और माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये डिके रेट है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट है, घट रहा है मास लगातार। अब आगे उसने हमारे से कहा था कि वो टाइम बताना है जिस पर कि हमारा मास जो है, व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल मास, यानी कि जो मास है आपके पास वो हाफ हो जाएगा। पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। कैसे? इसे नीचे ले आएंगे, बताया था वेरिएबल सेपरेबल। 1/m इंटू डी एम इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया हमने। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/m का लॉग मॉड m इक्वल्स टू माइनस के तो बाहर ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन t और प्लस c। यही पढ़ाया था आपको। तो आपके पास आ गया log m इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। कल भी आप लोगों ने यहाँ तक की इक्वेशन तैयार करी थी। उसके बाद आपने क्या करा था? c की वैल्यू निकाली थी t को 0 पुट करके और p को p0 पुट करके। यहाँ पे m को क्या रखेंगे?
और टाइम को क्या रखेंगे, तो आप पहले यहां लिखेंगे कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 m इज इक्वल्स टू m0 रख दो। तो log m0 इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। बताओ सर सी की वैल्यू कितनी आ गई, log m0 आ गई। इसे उठाकर यहां पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो log m इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी और प्लस log m0। यहां तक कोई परेशानी? क्या हो गया, टी क्या करे, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, नहीं के तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में। वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स होता है, तो टी के रेस्पेक्ट में टी होगा ना। अब इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला भी याद नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बोलो जी सर, यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को? इतने में कोई परेशानी है तो बताइए। अब उसने क्या कहा हमारे से कि जब मास कितना हो जाए, हाफ हो जाए। तो यानी कि मास जब हाफ हो जाए तो उस केस में वो आपसे टी की वैल्यू मांग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम हमने मान लिया लेट आफ्टर टाइम टी मास m becomes half of m0, यानी कि m किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ m0। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर ये जो आपके पास इक्वेशन आई log m, हाँ जी सर, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कितना बैठेगा, ये आ जाएगा m की जगह पर हाफ ऑफ m0 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस लॉग कितना बचे m0। इतने तक कोई परेशानी किसी को? हाँ जी सर, इतने तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है सिर्फ इसकी, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। इसे लिख दिया log हाफ प्लस log m0 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस log m0। log m0 से log m0 कैंसिल, हाँ भाई log m0 से log m0 कैंसिल। इसे लिख सकता हूं क्या मैं log1 माइनस log2 माइनस के टी। log1 की वैल्यू 0, तो ये आपके पास आ गया log2 इक्वल्स टू के टी। टी की वैल्यू बता दो सर कितनी आ गई, 1/k log2। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई कि इतने टाइम के बाद जो भी वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा के, उसके हिसाब से ये वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। मान लीजिए वो ट्वाइस है टी के रेट मास का, तो के को 2 रख के इसे कैलकुलेट कर देंगे। मान लीजिए वो उसके 4 टाइम्स है, तो उसने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये तो नहीं बताया ना हमें कि कितने टाइम्स प्रोपोर्शनेट है, उसने बोला था डायरेक्ट उसके प्रोपोर्शनल है। अब कैसे प्रोपोर्शनल है ये नहीं दिया था, तो इस वजह से हमारा आंसर के की टर्म्स में निकलेगा। चेक कर लो आंसर क्या दिया इसने, बात क्लियर हो गई? देखो सारा सिस्टम वही का वही है जो आपने कल पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क एक्स्ट्रा आया। वो माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि ये डिके रेट है और कोई वजह नहीं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देख लें इसके बाद, फोर्थ एग्जाम्पल, इसे नोट कर लें अपने पास यहां तक पूरा। देखिए ध्यान से फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है। सर इसके बाद हमारा जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, मुश्किल से 2 दिन का टॉपिक है, सैटरडे संडे में खत्म हो जाएगा वो। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो पोर्शन बचेगा वो सिर्फ एक मूविंग एवरेज और एक लाइन ट्रेंड और एक कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, 3 टॉपिक आपके बचेंगे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है जी, उसके बाद अभी हमारे पास चैप्टर हैं दो, एक और 2 या 3 चैप्टर हैं मेरे ख्याल से, देख लेंगे जो जो है। एग्जाम्पल फोर्थ क्या कहता है वो देख लीजिए। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, क्या फार्मूला होता है स्फेयर की वॉल्यूम का,
शाबाश, 4/3 पाई आर क्यूब। आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के दौरान फार्मूले लिखवाए थे सारे। तो कह रहा था वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। क्या मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम का चेंजिंग रेट है वो कांस्टेंट दे रखा, यानी कि उस कांस्टेंट को आप के मान लेंगे। आगे कह रहा इफ इनिशियली, इनिशियली मतलब जब टाइम जीरो है, इनिशियली मतलब जब टाइम जीरो है। कह रहा इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3, इसका मतलब जब टी जीरो है तो आर 3 है। इनिशियल का मतलब क्या बताया था, इनिशियल का मतलब होता है टाइम जीरो। उस टाइम जीरो पे अगर हमें रेडियस ना पता होता तो हम आर जीरो लेते, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि इनिशियल स्टेट पर रेडियस 3 यूनिट है। इसका मतलब जब टी जीरो है तो आर 3 हो गया सीधा सीधा। आगे कह रहा है एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, यानी कि जब टी 3 हो गया तो आर 6 हो गया। यानी कि दो चीजें दे रखी है, एक बार टी जीरो आर 3, एक बार टी 3 आर 6, दो चीजें आपको दे रखी है। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर टी सेकेंड्स, टी सेकेंड्स के बाद कितना रेडियस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको टी की टर्म्स में वैल्यू मिलेगी आर की, आपको आर की वैल्यू टी के टर्म्स में मिलेगी, ये कंफर्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, उसने आपसे क्या कहा था, हमने मान लिया लेट वॉल्यूम भी वी मान ली मैंने, तो आपको वी का चेंजिंग रेट दे रखा डीवी बाई डी टी कि वो कांस्टेंट है। भाई यही तो कहा था उसने कि इसका चेंजिंग रेट जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट है। कोई बात नहीं, हमने वॉल्यूम की वैल्यू पुट करी। क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू के। कोई परेशानी? हाँ जी सर, कोई दिक्कत परेशानी इतने तक, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमने क्या करा, इसके बाद इसको हमने इंटीग्रेट करना होता है। आपको इसे यहीं के यहीं अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा यहाँ से डेरिवेटिव। अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दें यहीं पर ही तो क्या होगा भाई हमारे पास, हाँ जी सर, ये डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा यहाँ से और उधर क्या आ जाएगा, के टी, टी के रेस्पेक्ट है तो के टी इक्वल्स टू, सॉरी, के टी और प्लस कितना। आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर हमारे पास दो अननोन आते, वो दो अननोन कौन कौन से हैं, एक तो के और एक सी। ये दो अननोन हमारे पास है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी, एक बार टी जीरो आर 3, एक बार टी 3 आर 6। रखो जरा इसके अंदर, फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं हम कि पुट टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 3, रखना इसके अंदर। 4/3 पाई 3 का क्यूब 27 इक्वल्स टू 0 प्लस सी। ये कट गया 9 पे, 9 4 जा 36 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, इस इक्वेशन से मुझे सी की वैल्यू पता चल गई पहली कंडीशन पुट करते ही। ओके, दूसरा कांस्टेंट है के, अब मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। रखिए इसके अंदर, पुट टी इज इक्वल टू कितना 3, आर इज इक्वल टू कितना 6, सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू निकाल दीजिए कितनी आएगी, करिए कैलकुलेट। ये रखा हमने 4/3 पाई 6 का क्यूब मेरे बच्चे इक्वल्स टू के इंटू टी की वैल्यू 3 और सी कितना था 36 पाई। करिए कैलकुलेट, ये आपके पास आ गया 6 का क्यूब 216 इक्वल्स टू 3 के प्लस 36 पाई आ गया हमारे पास। इसे कैलकुलेट करा हमने 7 और 2, 72 4 जा कितना बैठेगा भाई, करना मल्टीप्लाई, 288 पाई माइनस 36 पाई इक्वल्स टू 3 के। ये कितना आया माइनस करके,
252 पाई डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू के। तो 8 जा और 4 जा 84 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई? के की। आपको के की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब आपके पास ये इक्वेशन पूरी तैयार होगी। अब उसने आपसे क्या कहा, आर की वैल्यू निकालो आफ्टर टी सेकेंड। तो टाइम को टी रहने दो, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। टाइम को टी रहने दे और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देना जरा। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू के की वैल्यू है 84 पाई टी और प्लस 36 पाई। पाई कॉमन लेके तीनों से पाई कट रहा क्या? 4 से भी पूरी इक्वेशन मेरे ख्याल से डिवाइड हो रही। तो आर क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू 4 से करा इसको 2 जा और 1 जा 21 टी और प्लस कितना 9। यही तो? हाँ जी सर, यही आएगा। अब इसके अंदर आप चाहो तो इसके 3 कॉमन ले लो इसमें से। ये आ गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से कॉमन लिया हमने और 3 ये चला गया। 3 3 जा 9, 7 टी प्लस 3। बोलो भाई, इतने तक कोई परेशानी? हमने 3 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में से और 3 यहाँ से ऊपर चला गया। तो 3 3 जा 9, 7 टी प्लस 3 आ गया। इधर आर क्यूब है तो इधर से अगर हम क्यूब का साइन हटाते हैं तो उधर क्यूब रूट हो जाता है। तो यानी कि इट इम्प्लाइज आर की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 7 टी प्लस 3। मैंने आपसे कहा था कि आर की वैल्यू आपको किसके टर्म्स में मिलेगी? टी के टर्म्स में। ये आंसर हो गया। अपनी बुक में जरा ठीक कर लें। लास्ट में टी इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ लिखा है, लेफ्ट साइड पे उसे आर बना लें प्लीज। लेफ्ट साइड पे उसे आर बना लीजिए। आर की वैल्यू आपने टी की टर्म्स में फाइंड आउट कर ली। अब अगर मान लीजिए आपको टी की वैल्यू, वो कहे कि भाई हमें टी की वैल्यू चाहिए 10 सेकंड्स के बाद, तो इसमें टी को 10 रख दो। वो कहे टी की वैल्यू चाहिए हमें 50 सेकंड के बाद, तो टी को 50 पुट कर दो। जितने टाइम के बाद कहेगा उतना आप कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने चारों एग्जाम्पल बता दिए, जिसके अंदर 3 हमारे पास, 2 स्टार्टिंग के जो थे वो तो ग्रोथ रेट के ऊपर थे, एक डीके रेट के ऊपर था हमारे पास, और एक ऐसा था जिसके अंदर हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हमारे सामने आए। पहले 2 एक कैटेगरी के एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल डीके रेट के ऊपर है, सेकंड कैटेगरी, और चौथा एग्जाम्पल आपके पास है इक्वेशन निकालकर और उसमें से वैल्यू निकालना, जब आपको 2 कंडीशन दे दी जाएंगी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड एट अ कांस्टेंट रेट, इफ इनिशियली रेडियस इज 3 एंड आफ्टर 2 सेकंड इट इज 5, फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकंड। सेम है एग्जाम्पल 4 के जैसा, जैसा बोर्ड पे है अभी आपके सामने। 2 कंडीशन दे रखी है, आर की वैल्यू t सेकंड्स के बाद मांग रहा है। मैं समझता हूं कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ बैलून बीन इन्फ्लेटेड एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो कि किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के प्रोपोर्शनल है। इनिशियली रेडियस अगर 1 है एंड आफ्टर 1 सेकेंड इट इज कितना है? 3। तो रेडियस आफ्टर टी निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, ये भी बैलून वाला ही है। 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे। वो टाइम के रिस्पेक्ट चल रहा है, बाई में dt आएगा, वही लेके चल रहे हैं हम। dv बाई dt लिया था वहां भी, t के रिस्पेक्ट में चल रहा है। अगला, पॉपुलेशन ग्रोज एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर, दे दिया आपको एग्जाम्पल 1 के जैसा है। जिनका अभी छूटा हुआ है उन्हें मैं अभी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ दोनों। तो डबल इट सेल्फ वाला था, डबल इट सेल्फ वाला आपने 4 टाइम्स भी पढ़ा था और डबल वाला भी करा था कल क्वेश्चन। अगला, सपोज ए पॉपुलेशन ग्रोथ एट ए रेट नंबर प्रेजेंट, ये भी हो गया था। कह रहा है सपोज पॉपुलेशन ग्रोज एट ए कांस्टेंट रेट टू द नंबर प्रेजेंट, जो पॉपुलेशन का रेट का ग्रोथ है, ग्रोथ रेट, वो नंबर प्रेजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डबल्स इन 25 ईयर्स, यानी कि जब t 25 है तो पॉपुलेशन कितनी हो गई? p0 का ट्वाइस ऑफ p0 हो गया। कह रहा कितने ईयर्स के बाद वो ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि 3 इंटू p0 मांग रहा है वो आपसे। ट्राई नहीं करके देखा? हो गया।
सॉल्यूशन डाल देना एक बार ग्रुप पे जिसका हो गया, बाकियों के लिए क्लियर हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से सेम एग्जाम्पल के जैसा क्वेश्चन है। 7 तक दे दिए थे क्या? नहीं, अगर हो गए तो ठीक है। 5th का आंसर नहीं आया, बस बाकी हो गए। एक काम कर, जो हो गए हैं उनका सॉल्यूशन डाल दे, बाकी बचे हुए आज आप ट्राई कर लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लें। ठीक है जी, और जो फिलहाल यहाँ बैठे हैं वो भी अपना इसे पूरा कर लें। कल हम इसकी प्रॉब्लम के साथ साथ एलपीपी पढ़ा देंगे आपको। बहुत आसान टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, अगले दिन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना आसान है। ग्राफ है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। किसकी किताब की? हाँ, इंटीग्रेशन नहीं है उसके अंदर। वो जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, याद होगा आपको, लीनियर इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस, ग्राफ बनाने सीखे थे। इक्वेशन होती हैं उसके। हाँ जी, हाँ उसके बेस पर है सारा काम।